हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी द हिंदू एंड दैनिक भास्कर डेली करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 13 मार्च और 15 मार्च को चर्चा में रहने वाली जितने भी इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन टॉपिक को डिटेल से डिस्कशन करेंगे। वो देखिएगा कि आज का जो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता, तो 15 मार्च को जो प्रत्येक 15 मार्च को एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे के रूप में। हालांकि जब 2019 में जैसे जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आता, तो इसमें जो बताई जाती है कि जैसे गिग वर्कर हो गए, जितने भी इनसे रिलेटेड हो गए, जितने भी कंज्यूमर हो गए, सभी कंज्यूमर को क्या है कि गुड्स एंड सर्विस के बारे में कुछ अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। यदि कंज्यूमर को किसी गुड्स एंड सर्विस में कुछ क्वालिटीज में मतलब डिस्क्रीज रहता, तो कंज्यूमर एक लीगल अथॉरिटी के पास अपना पिटीशन, अपना FIR करवा सकता है, किसके? सेलर के अगेंस्ट में, राइट। तो ये था कंज्यूमर अफेयर के बारे में। लेकिन जैसे 14 मार्च को कौन सा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक तो गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता, और मैथमेटिक्स के साथ साथ जिसको बोला जाता पाई उस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता। और 14 मार्च को ही एक और डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता, शायद मृदा ऐसे कुछ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता। तो देखिएगा कि आज का जो टॉपिक है कि अराजकता के दौर से गुजर रहा पड़ोसी। तो जैसे तुलसीदास नहीं बोलते कि पड़ोसी के एक ऐसा इंसान है कि कभी चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे तो लगता है चेंज किया जा सकता है। जैसे ये मेरा घर है, कोई पड़ोसी ये अपना बेच दूँ, जब पहुँच जाएगा तो देखेगा। ये पाकिस्तान वही है जिस पाकिस्तान के शब्द को पहली बार जो शब्द यूज किया गया था रहमत, तो मोहम्मद इकबाल रहमत अली के द्वारा किया गया था। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। लेकिन इसकी जो टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो कितनी है? 25 करोड़, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि यूपी के इक्वल। ये सही है कि मतलब यहाँ देखा जाए तो उपजाऊ लैंड देखा जाए तो इंडिया से मोर देन है। लेकिन क्या है, वर्तमान में एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि देखिएगा। तो चर्चा में क्यों है? तो पहले चर्चा का कारण ये था कि जो यहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के बारे में देखा जाए तो जितनी यहाँ बलूच थे, तो यहाँ जो ट्रेन जा रही थी, जो रास्ते से ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में क्या हुआ कि पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। कुछ हाईजैक करने के बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों तो अगवा कर लिया गया, कुछ मौत भी हुई। हालांकि मुझे तो लगता है पाकिस्तान ये भी बोल देगा कि हो सकता है भारत के द्वारा करवाया गया हो। तो नापाक पाकिस्तान के बारे में देखा जाए तो ये वही पाकिस्तान है जो यहाँ भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल POK पर इसी का अधिकार है। और इसके चाचा का नाम क्या है? चाचा का नाम चाइना है। और यहीं पास जो पाक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक जिसको बोला जाता है ऐसे एक पीर पंजाल रेंज है। तो इस पीर पंजाल रेंज में ऐसे ऐसे कुछ जैसे हैं, तो पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ घाटियाँ हैं। उन्हीं में से एक है बेंगस घाटी। बेंगस घाटी को वर्तमान में इको टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो नापाक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में और देखिएगा, ये पाकिस्तान के बारे में है कि वर्तमान में कुछ ऐसी गतिविधियाँ जैसे आतंकवादी गतिविधियों के बाद देखा जाए तो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी देखी जाती। दूसरी बात देखा जाए तो जैसे मादक पदार्थों के इसमें ट्रैफिकिंग किया जाता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता। जैसे अभी जो ICC चैम्पियन ट्रॉफी का जो होस्ट किया गया है, तो फाइनल नहीं किया गया है क्योंकि हो सकता है कि ये भी नापाक पाकिस्तान है, किसी के ऊपर भरोसा तो है नहीं इसको, राइट। तो ये इसके मुद्दे थे। तो चर्चा में रहने वाला मुद्दा ये था। तो यहाँ ये है कि जो यहाँ का जो गवर्नेंस किया जाता है, तो गवर्नेंस के बारे में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट का ऑपरेशन करने वाला निकाय जिसको बोला जाता है मिलिट्री के द्वारा ही इसका ऑपरेट किया जाता है यहाँ की गवर्नमेंट को। इसीलिए देखा जाए तो यह महिला प्रोटेक्शन, जैसे यहाँ मुस्लिम बहुल स्टेट है, लेकिन हिंदुओं की स्थिति यहाँ भी दयनीय है, महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन
इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में मुस्लिमों की स्थिति दयनीय नहीं है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ तो अत्याचार होते हैं, चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए या बांग्लादेश में देख लीजिए, राइट। इसलिए मैं चर्चा में था। और इसके साथ है अगला आर्टिकल कि जब महिलाएं काम करेंगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसमें कुछ राइटर का मानना है कि यदि महिलाओं के कामकाज में देखा जाए तो यदि 10% की इंक्रीज कर दिया जाए तो इकोनॉमिक यानी जीडीपी के विकास में देखा जाए तो कितने परसेंट का वृद्धि होगी? 16% की। तो ये हमारे किस में काम में आ जाएगा? इथिक्स में काम आ जाएगा। और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। और इकोनॉमिक के साथ साथ किस में आ जाएगा? जो पेपर नंबर 4 है MPSC का, उसमें से आ जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप में, कि क्या महिलाओं के द्वारा देखा जाए जैसे स्टार्टअप में बढ़ावा दिया जाता है, राइट। तो इसी प्रकार से जैसे जब महिलाओं की भागीदारी होगी तो अब गवर्नमेंट क्या करे कि जैसे चाइल्ड बजटिंग का प्रोविज़न कर रही है, देखा जाए तो पता है कितना, शायद 4.49 लाख करोड़ का बजट का इस बार प्रोविज़न किया गया है महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी स्कीम होंगी। ये सही है कि जैसे इंडिया में फेडरल फाइनेंस है, उसके भी देखा जाए तो फाइनेंशियल इनबैलेंस पाया जाता है। इनबैलेंस जैसे जब पाया जाता है तो एक तो वर्टिकल इनबैलेंस हो जाएगा, जो इनबैलेंस हो जाएगा इन जो बैलेंस पाया जाता है, बैलेंस जो फिजिकल इनबैलेंस पाया जाता है उनमें से एक है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को तो इंडिया में कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है इसको बोला जाता है वर्टिकल। यहाँ सेंटर के पास इनकम के सोर्स 62% है, जबकि राज्यों के पास कितने परसेंट है? देखा जाए तो केवल 38। वहीं एक्सपेंडिचर के लेवल पर देखा जाए तो सेंटर के लेवल पर 37% एक्सपेंडिचर है और राज्यों के पास कितने? वही हो जाएंगे 63। तो वर्टिकल इम्बैलेंस कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जैसे देखिएगा, एक तो यहाँ करेगा फाइनेंस कमीशन करेगा, दूसरा करेगा मतलब नीति आयोग, और तीसरा करेगा जिसको बोला जाता है सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। अब नीति आयोग में देखा जाए तो इसमें वेलफेयर स्कीम भी आ जाएगी, मंत्रालय भी आ जाएंगे, राइट। तो ये इसको याद रखिएगा, राइट। तो अगला आर्टिकल देखिएगा, अगला आर्टिकल है रोजगार की गारंटी हमारी विशेषता, इसकी रक्षा भी करें। तो क्या है कि भारत सरकार हो या MP गवर्नमेंट हो, दोनों के द्वारा देखा गया कि रोजगार को देखा जाए तो एक प्रकार से रोजगार को गारंटी देने का अधिकार दिया गया। ये जाहिर सी बात है, सबको पता है। लेकिन जैसे जब देखा जाए कि रोजगार को गारंटी देने के लिए देखा जाए तो एक मनरेगा कार्यक्रम आता। इस मनरेगा कार्यक्रम में देखा जाए तो 40% महिलाओं की भागीदारी, इनमें से देखा जाए तो SC और ST महिलाओं की भागीदारी हुई। जब महिलाओं की भागीदारी किसी भी कामकाज में हो जाती है तो महिलाओं के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब यदि मनरेगा के बारे में देखा जाए तो जो मनरेगा कार्यक्रम है, तो देखा जाए तो मनरेगा कार्यक्रम तो क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस के जब गवर्नमेंट थी तभी लागू किया गया था 2005 में 5-6 में। अब समस्या ये हुई कि जब यहाँ पर आप देखा जाए तो जब शुरुआत में रहा था, पता है 2007 में इसमें 61 रुपये मजदूरी थी। गड्ढे खोदने का काम किया जाता है इसमें, तालाब का, सड़क का, रोड निर्माण करते। और देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा जैसे जो DP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DP SP को लागू करने के लिए आर्टिकल नंबर 42 में काम करने का अधिकार, काम करने हेतु जो भारत सरकार प्रयास करेगी, आर्टिकल 42 को मूर्त रूप देगा। कौन? मनरेगा कार्यक्रम। अब मनरेगा कार्यक्रम में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अब इसमें जो चैलेंजेस ये हैं कि एक तो देखा जाए तो वर्तमान में क्या है, ये क्या है अपने मूल स्वरूप में नहीं है, मूल स्वरूप में इसको लागू नहीं किया गया। दूसरा चैलेंजेस ये है कि क्या है, जो इसमें कार्ड बनाए जाते हैं ना, तो कार्ड जो प्रधान रहते हैं या ग्राम सचिव रहते हैं गांव के, तो क्या है कि दूसरों के नाम क्या करेंगे, दूसरे के नाम पर कार्ड बना देंगे और उनके नाम पर पैसा निकाल लेंगे, रुपए निकालेंगे। और उसको जो निकलवाने जाएगा ना, जैसे बैंक जाएगा वो, तो उसको जाएगा तो बोला तुम बैंक से निकलवा दो, अब बैंक से जैसे निकलवाओगे हम तुमको 200 रुपये दे देंगे।
तो ये कौन सी बड़ी बात है। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रधान और सरपंच दोनों क्या करते, करप्शन का काम करते। और हालांकि मुझे लगता है कि जो करप्शन का कंट्रोल करने के लिए एक ही सबसे बेहतर उपाय हो सकता है, वो है टेक्नोलॉजी। ये है टेक्नोलॉजी। क्योंकि जो देखा जाए ना कि सामाजिक अवेयरनेस, जो सोशल अवेयरनेस बढ़ाया जाए, तो लेने वाले से पहले देने वाला पहले ही तैयार रहता है। करप्शन, घूसखोरी, राइट, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये वही पाकिस्तान से रिलेटेड अगला आर्टिकल ये है कि निलंबन हटना सराहनीय है। ये क्या है, जब आप लोग देखिएगा कि भारतीय कुश्ती महासंघ था, भारतीय कुश्ती जो फेडरेशन था, जो इसके अध्यक्ष थे तो बीजेपी के थे। अब जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण, तो ब्रजभूषण जी जब यहाँ अध्यक्ष थे, ब्रजभूषण इसके जब अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो क्या है, ये एक प्रकार से एमपी थे। अब एमपी तो थे ही, लेकिन क्या है कि जब एमपी रहे तो एमपी के साथ साथ क्या कर दिया गया है, इनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार से देखा जाए तो रेप के मामले दर्ज थे इनके नाम पर। इसीलिए सत्ता गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया कि अपनी इमेज, अपनी छवि को बरकरार रखने के उद्देश्य से क्या कर दिया गया, इनको इस पद से क्या कर दिया गया, पद को निलंबित कर दिए गए, इनको अब वर्तमान में दूसरे नियुक्त कर दिए गए। तो मुझे तो लगता है जो खेल के संगठन है, हालांकि जो भारतीय कुश्ती महासंघ है, इसकी स्थापना 1937 में दिल्ली में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन हटाना एक अलग बात है, लेकिन क्या है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए खेल में। और पॉइंट नंबर सेकंड ये है कि जैसे जो खेल, जितने भी खेल के मंत्रालय होते, खेल संगठन होते, इनके जो हेड बनाया जाए ना, तो मुझे लगता है जहाँ तक जितना प्रैक्टिकल हो सकता है कि ये खेल से संबंधित व्यक्ति को ही बनाया जाए, तो क्या है, लोगों, जितने भी खिलाड़ी होंगे उनको इनकरेज मिलेगा, कहीं ना कहीं इनकरेज मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, राइट। अगला देखिएगा कि नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे रिश्ते। तो ये रिश्ते कहाँ पहुंच रहे हैं देखिएगा। तो जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखिए कि हम मॉरिशस है, मॉरिशस। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे हैं, तो यहाँ चले हैं मॉरिशस की यात्रा, 2 दिवसीय यात्रा है। और जो यहाँ के हेड हैं उनका नाम है राम गुलाम वही शायद। तो पहली बार जब देखा गया कि 2015 में मोदी जी की पहली मॉरिशस की यात्रा की गई थी। हालांकि इसके देखे गए आखिरकार इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, इसके एप्लीकेशन ये होंगे कि जो इंडिया में देखा जाए तो जैसे हिंद महासागर है, तो पश्चिम हिंद महासागर में देखा जाए तो भारत सरकार का क्या करना है, टारगेट है कि जितने भी द्वीपीय आइसलैंड कंट्री जितनी हैं उनसे क्या है, रिलेशन बढ़ाना है। पता है क्यों? एक तो हिंद महासागर में कुछ जैसे फ्रांस, जर्मनी हो गया, यूरोपीय देशों का यहाँ प्रभाव, जैसे डियो गार्सिया आइसलैंड है, यहाँ उनका अधिकार है। और दूसरा, यहाँ से चीन का भी अधिकार यहाँ जमाते रहता। तो देखा जाए तो जैसे यहाँ जितने भी सागर ट्रेड होता, तो मतलब जली ट्रेड के माध्यम से देखा जाए तो कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ नापाक पाकिस्तान बैठा है, यहाँ उसका चाचा है। इसीलिए तो भारत के लिहाज से देखा जाए तो तटवर्ती, यानी कि देखा जाए समुद्री सुरक्षा और समुद्री सामरिक महत्व के उद्देश्य से देखा जाए तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मॉरिशस से संबंध बनाना। जैसे अब मॉरिशस के बारे में देखा जाए तो सरकार जो सपोर्ट क्या की थी, भारत सरकार, एक तो कोरोना जैसे जब कोविड-19 चला तब मदद किया गया। जैसे शायद यहाँ देखा जाए तो यूपीआई पेमेंट जैसे जब होता तो यूपीआई पेमेंट यहाँ चलाया जाता। अब यहाँ मुद्रा का लेन देन भी यहाँ बेहतर होता। और इसी के साथ देखा जाए तो मॉरिशस में क्या है कि इंडिया के देखा जाए तो बहुत से लोग पर्यटन के रूप में जाते, ठीक है। तो इस लिहाज से सामरिक महत्व के लिहाज से देखा जाए तो बेहतर है। और अगला आर्टिकल देखेगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसके पहले देखेगा एक काम हुआ कि इसरो के द्वारा देखिए कि जो इसरो है इंडिया में जो इसरो काम करता है, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक में है। तो एक प्रकार से जो डंकिंग किया गया है, डंकिंग किया गया था, डंकिंग क्या होता, डंकिंग देखिए जैसे ये सतह है, सतह से यहाँ क्या करेंगे कि 2 सैटेलाइट को ले जाएंगे और यहाँ स्पेस स्टेशन में ऊपर ले जा पर देखा जाए, जिसको बोला जाता है लो अर्थ ऑर्बिट, लो
अर्थ ऑर्बिट लियो में जाकर क्या करेंगे, दोनों को कॉम्बिनेशन जोड़ देंगे। इसको बोला जाता है डंकिंग। डंकिंग मतलब दो सैटेलाइट को जोड़ देना। तो एक जो सैटेलाइट थी, तो देखिएगा जो सैटेलाइट को जोड़ा गया था, तो पहले जो जोड़ा गया था शायद 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2022 को। इसके बाद देखा जाए तो 14 जनवरी को जोड़ा गया था, 14 फरवरी को जोड़ा गया था। डंकी का काम किया गया था। अब डंकी का काम जैसे जब किया गया, तो यहाँ जैसे दो सैटेलाइट रहते हैं, इनको मतलब हाई में जाकर क्या कर देंगे, यहाँ जाके जोड़ देंगे। तो आप बोलोगे इससे क्या मतलब होगा? इससे बहुत मतलब ये होगा कि जैसे जब यहाँ छोटी सैटेलाइट को यहाँ से मतलब धरातल से इनको प्रक्षेपित लॉन्च किया जाता है ना, तो इसमें ईंधन कम लगता है। जब ईंधन कम लगेगा तो इससे क्या है, हमारी रेवेन्यू का बचत होगा ना। और यहाँ इस तरह कर करके बड़े सैटेलाइट बना दिए जाएंगे। दूसरी बात, ये तो हुआ डंकी का काम। तो एक था SDX-1 और SDX-2। जो SDX-1 था उसको बोला गया था चेंजिंग, जबकि SDX-2 था उसको नाम दिया गया था टारगेट। अब क्या हुआ कि 14 मार्च को क्या कर दिया गया, दोनों को पहले डंकिंग किया गया। डंकिंग के बाद अब क्या कर दिया कि इसरो के द्वारा कि डंकिंग के बाद इसमें जो काम किया गया, तो 14 फरवरी को क्या किया, डंकिंग दो सैटेलाइट को ले गए यहाँ जोड़ दिए। लेकिन 14 मार्च को क्या कर दिया, दोनों को अनडंकिंग कर दिया, फिर से दोनों को अलग अलग कर दिया। तो आप बोलो इससे क्या मतलब होगा? अरे इससे बहुत मतलब ये होगा कि छोटे छोटे सैटेलाइट को ले जाएंगे, डंकिंग करना भी आना चाहिए, अनडंकिंग करना भी आना चाहिए। तो डंकिंग और अनडंकिंग करने वाला इंडिया वर्ल्ड का 4th नंबर का कंट्री बन गया। पहले में शायद अमेरिका, रूस, चाइना और जापान है, राइट। इसको अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है कि जो एक भारत जो ये कंपनी है जिसको बोला जाता है एयरटेल, तो जो एयरटेल कंपनी है, एयरटेल और एलन मस्क के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अभी समझौते के माध्यम से क्या करेंगे कि बहुत बड़े लोगों को इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करेंगे। तो आप बोलोगे अभी तक नहीं क्या करते, क्या अभी तक प्रोवाइड नहीं करते? बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, बट एग्जैक्टली है क्या कि इसमें जैसे एयरटेल और स्टारलिंक जैसे है एलन मस्क दोनों के बीच जो समझौता हुआ, तो समझौते के माध्यम से क्या करेंगे कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर को, जैसे जब प्राइवेट सेक्टर को इसमें बढ़ावा दिया जाता है सैटेलाइट में, तो हमें दो चीज़ का प्रॉफिट होगा। एक तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टेक्नोलॉजी मिलेगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा कि एक फाइनेंस का काम हमें आसान हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब जब टेक्नोलॉजी और फाइनेंस रहेगा तो क्या होगा, इनोवेशन R&D ज़्यादा होगा। R&D जो इंसान अपने ऊपर R&D करेगा वो ही आगे जाएगा, जैसे टेक्नोलॉजी जितनी भी चलती, राइट। तो ये था वहाँ से। अगला देखिएगा, ये वही है पाकिस्तान के बारे में, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा काम का नहीं है। अब ये है कि ओल्ड टाई न्यू प्रायोरिटी के बारे में देखिएगा, ये भी उसी से रिलेटेड है, भारत और मॉरिशस के बीच जितने भी रिलेशन हैं। अगला देखिएगा जिसको बोला जाता है जेंडर बजट, बिगर एलोकेशन लिटिल इम्पैक्ट। मतलब जब बड़े एलोकेशन किए जाते हैं, छोटे छोटे इम्पैक्ट अवश्य पड़ेंगे, और इम्पैक्ट इस आधार पर पड़ेंगे कि देखिएगा कि 2025-26 के बजट में देखा जाए तो जितना भी जेंडर बजट का एलोकेशन किया गया, तो देखिए, तो इसमें जो टोटल बजट के बारे में कितना है, 4.49 लाख करोड़ का बजट किया गया है, जो कि कितने परसेंट की वृद्धि, 37.25% की वृद्धि की गई है। अब जब जेंडर बजट के इसमें जब वृद्धि की जाती है, क्या विशेष करके एक प्रकार से देखा जाए तो इट इज़ ए प्रोसेस है जिसमें महिलाओं से रिलेटेड जितने भी स्कीमें प्रोग्राम रहते हैं उसमें क्या अलग से बजट का आवंटन कर दिया जाता है कि इतना ही महिलाओं से रिलेटेड स्कीम पर खर्च किया जाएगा। हालांकि ये आदर्शवादी बहुत ही आइडियल्स बात है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितना डिक्लेरेशन कर दिया जाता नहीं ये आदर्श है बजट में, उतना उनको व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाता। जैसे MP गवर्नमेंट के द्वारा 2023 में जो सीखो कमाओ स्कीम चालू की गई, तो उसमें पता है कितने हज़ार करोड़ का बजट था, 1000 करोड़ का बजट का प्रोविज़न किया गया था, लेकिन खर्च कितना किए गए, केवल 30 लाख। अब इतना कम किया गया तो कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा भ्रष्टाचार में, राइट। तो ये है भ्रष्टाचार के एक प्रकार से देखा जाए तो आधार मिल जाता। अगला देखिएगा, इज लर्न हिंदी एज ए थर्ड लैंग्वेज नेसेसरी। यदि हम कि थर्ड वो भी किससे रिलेटेड है, ये तमिलनाडु की गवर्नमेंट से रिलेटेड है।
कि जैसे तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है वहाँ के सीएम हैं एम.के. स्टालिन, डीएमके के हेड हैं। और डीएमके के जैसे जब हेड है, जैसे रुपए का सिंबल भी नहीं चेंज कर दिया गया। रुपए के सिंबल जैसे जब चेंज किए गए, जो नोट रहती तो टोटल नोट में देखा जाए तो 17 लैंग्वेज रहती, 2 लैंग्वेज तो इसमें दिखाई देती जबकि 15 लैंग्वेज दिखाई नहीं देती। तो जो रुपए है ना, तो एक प्रकार से देखा जाए तो इंडिया के यूनिटी को क्या एक प्रकार से यूनिटी को प्रदर्शित करता है। हालांकि जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे मतलब तर्क जो लॉजिक दिए गए, तर्क दिए गए, उनका मानना है कि जब हम लोग तमिल भाषा में रुपये का मतलब सांकेतिक रूप में जो सिंबल है चेंज करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं कुछ चेंज रुपए से चेंज कर देंगे, सांकेतिक रूप से चेंज किया, क्योंकि जो जितने भी सिक्के हैं, सिक्के का जो कंट्रैक्शन करने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सिक्के से रिलेटेड, राइट। तो उसको देख लीजिए। ये है कि साझी खुशियाँ और संस्कृत समन्वय, ये क्या है, ये बहुत ही, एक तो हमारे निबंध में काम आ जाएगा और दूसरे हमारे सोशोलॉजी में काम आ जाएगा। देखिएगा यहाँ क्या है, जैसे एक हिंदू है, हिंदू के बाद यहाँ मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम में एक जुम्मा जो फेस्टिवल हुआ, ये जुम्मा जो मनाया जाए तो कल रमज़ान का जुम्मा पड़ा, कल ही पड़ गया 14 तारीख को इनकी होली पड़ गई। अब होली के बारे में देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा इतिहास ये है, दोनों के क्या हो कि दोनों को एक ही दिन सेलिब्रेट किया गया। तो क्या है, हमारी साझी संस्कृति जिसको बोला जाता है गंगा जमुना की तहजीब संस्कृति को एक प्रकार से बढ़ावा मिलता। तो क्या न केवल हमारे बीच साझी संस्कृति को बढ़ावा मिलता, बल्कि हमारे दोनों ही सब कम्युनिटी के बीच क्या करेंगे, एक प्रकार से समन्वय के साथ साथ देखा जाए तो साझा व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा, राइट। तो एक प्रकार से मतलब कि दो अलग अलग धर्म है लेकिन दोनों का दिल तो एक ही होगा ना। तो एक दिल, दो शरीर एक दिल का काम करेंगे। लेकिन अगला देखिएगा जो होली से रिलेटेड है, तो एक हिरण्यकश्यप रहते, हिरण्यकश्यप, और इनकी बहन का नाम था होलिका। अब होलिका था, इनके पुत्र का नाम था प्रहलाद। अभी प्रहलाद एक प्रकार से देखा जाए, हिरण्यकश्यप क्या थे, मतलब राक्षस जैसे थे। जो प्रहलाद जी थे ये क्या करते थे, ये तो विष्णु की पूजा ही करते थे। तो इनको लगा कि मेरे शत्रु की पूजा क्यों करता। तो अपने बहन से बात की, होलिका से बोले तुम एक काम करना कि तुम इसको लेकर बैठ जाना अग्नि में और मैं तुम्हें जला दूंगा, ठीक है। समस्या ये थी कि इसको लगा होलिका को मैं बच जाऊंगी। होलिका पता है क्यों, इनके पास एक चादर था, उस चादर का प्रभाव ये था कि ये चादर जिस व्यक्ति के ऊपर पड़ा रहता था उसके ऊपर आग कभी भी काम नहीं करती थी। अब घटना ये हुई कि जब हिरण्यकश्यप अपनी बहन से बात करके होलिका के बारे में देखिएगा, जो होलिका दहन का हिस्ट्री है, तो यहाँ से आया। अब जैसे जब होलिका बच्चे को लेकर ऐसे बैठ गई, गोद में बच्चा लेकर बैठी, और यहाँ क्या हो, इस प्रकार से आग जलना शुरू हो गई। धोखे से जो इनके ऊपर चादर था इसके ऊपर आ गया, होलिका गई था, होलिका क्या हो गई, जल गई। तो होलिका की गलती थी ना, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो राक्षस प्रवृत्ति, मतलब देखा जाए तो मानसिक विकृति से प्रभावित थी। तो क्या है, हमें अपने अंदर की बुराइयों को जलाना है। दुनिया में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सबसे पवित्र है होना चाहिए वो हमारे थॉट। यदि हमारे थॉट क्लियर हैं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। और उसी से रिलेटेड एक अगला आर्टिकल है कि संबंधों की नई ऊंचाइयाँ वही है, किससे रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है उसी से, मॉरिशस, राइट। इसको याद रखिएगा। और शायद हो सके तो कल हम लोग एमपी का बजट का अगला एक पार्ट रहेगा तो दूसरे पार्ट में देखेंगे, वो भी देखिएगा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, राइट।